तो मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम करेंगे सीपीसी का पार्ट 5। पार्ट 5 बताता है विशेष कार्रवाइयाँ। विशेष कार्रवाइयों के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं, इसमें सेक्शन है विशेष कार्रवाइयों में 89 से 93 तक। अब आ जाते हैं 89 बताता है न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा। तो ये बताता है बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो कोर्ट के बाहर ही उनका सॉल्यूशन हो जाता है, निपटारा हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो केसों के बारे में बताया गया है 89 में। तो ये बताता है जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान है। अगर न्यायालय को लग रहा है कोई मैटर ऐसा है जिसमें जो पक्षकारों को स्वीकार हो सकता है, वहाँ न्यायालय समझौते के निर्बंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उन्हें टीका टिप्पणी के लिए देगा, और पक्षकारों की टीका टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय संभव समझौता के अनुमत पुनः बना सकेगा। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को लग रहा है कि इस मैटर में समझौता हो सकता है तो न्यायालय क्या करेगा, समझौता कराने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें पॉइंट दे रखे हैं। अगर न्यायालय को लग रहा है तो वो क्या करेगा, मध्यस्थ के पास भेज देगा, सुलह करवा देगा। न्यायिक समझौता जिसके अंतर्गत लोक अदालतें आती हैं, लोक अदालत के पास भेज देगा। बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट कर देगा। तो ये कह रहा है यह न्यायालय को लगे कि किसी विवाद का निपटारा संभव है तो वह मध्यस्थ को भेज सकता है, सुलह करा सकता है, लोक अदालत को भेज सकता है, मध्यस्थता करा सकता है आदि के लिए निर्देश दे देगा कि ये क्या करो, इन्हें सुलह करा दो। ये इन लोगों को बोल देगा, मध्यस्थम को बोल देगा, सुलह करा देगा, लोक अदालत को कह देगा कि इनमें सुलह हो सकती हो तो सुलह करा दो। तो ये निर्देश दे देगा न्यायालय। ये बता रहा है सेक्शन 89। आगे इसमें पॉइंट दे रखा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो अब देखते हैं हम। 90 बताता है न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं 91 इम्पोर्टेंट है। 91 देखते हैं। 91 बताता है न्यूसेंस के बारे में। तो ये बता रहा है 91 लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। तो ये बता रहा है लोक न्यूसेंस या लोक पर, मतलब कोई समाज है उस पर प्रभाव डालने वाले कोई दोषपूर्ण कार्य उनके बारे में बताता है 91। तो 91 का पहला क्लॉज बता रहा है लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिसमें लोक पर प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ना संभव है तो घोषणा या व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हों बाद। तो ये कह रहा है कोई कार्य ऐसा है या लोक न्यूसेंस है या कोई कृत्य ऐसा है जिससे समाज पे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए। तो ये बता रहा है तो क्या करेंगे, कोई महाधिवक्ता या दो से अधिक व्यक्ति, जो समाज के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वो ऐसे लोग न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्तियों के विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाज़त से संचित कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बताता है इस धारा की कोई भी बात बाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली है, उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका आश्रित इसमें उपबंधों से स्वतंत्र है। तो इसमें ये बताता है 91 न्यूसेंस के बारे में बताता है। ठीक है, और न्यूसेंस में ये कह रहा है अगर, तो ये कहता है लोग न्यूसेंस या अन्य ऐसे कार्य जो पब्लिक को प्रभावित करते हैं, जो एक समाज को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में घोषणा या व्यादेश के लिए, तो जो न्यायालय से कोई परमिशन लेनी है उसके लिए रुकवाने के लिए या तो महाधिवक्ता या उसी समाज के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, चाहे उन्हें नुकसान हो रहा हो उस कृत्य से या ना हो रहा हो, न्यायालय की इजाज़त से केस फाइल कर सकते हैं। तो न्यायालय की आज्ञा से बात संसित कर सकते हैं कि भैया ये लोग न्यूसेंस हो रहा है, इससे समाज को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। ये बताता है 91। अब आ जाते हैं 92 बताता है लोक पूर्ति कार्य। तो इसमें आता है जैसे, तो ये इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा पूर्ति या धार्मिक प्रकृति कार्य, कोई धार्मिक प्रकृति कार्य है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके बारे में बता रहा है लोक पूर्ति कार्य। तो यह पूर्ति या धार्मिक प्रति के लोक अभियोजक के लिए सृष्टि किसी अव्यक्त या आणविक न्याय की किसी अभिगतन भंग के मामले में, या जहाँ ऐसे किसी न्यास या प्रशासन के किसी न्यायालय या निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वहाँ महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले
दो या अधिक व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय की इजाजत से अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद चाहे वह अप्रतिरोधक हो या नहीं, आरंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय वस्तु या उसका कोई भाग संचित है, निम्नलिखित डिग्री अपराध करने के लिए संचित कर सकेंगे। तो ये कह रहा है लोक पूर्त कार्य में, ये कह रहा है पूर्ण या धार्मिक प्रकृति कार्य, कोई ऐसे धार्मिक प्रकृति के कार्य हैं या धार्मिक न्यासभंग के मामले हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वहाँ महाधिवक्ता या दो से अधिक व्यक्ति जो न्यायालय की आज्ञा से बात संचित कर सकेंगे। और उन्हें लग रहा है कि धार्मिक प्रकृति का कोई कार्य है या धार्मिक ट्रस्ट से संबंधित कोई कार्य है, उसमें कोई केस फाइल करना है तो क्या करेंगे, या तो महाधिवक्ता या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर न्यायालय की आज्ञा से केस फाइल कर सकते हैं। ये कह रहा है ये 92। ऐसे न्यायालय में जहां न्यास की विषय वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, तो वहाँ कहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर जो ट्रस्ट है वो जो या जिस जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पर वहाँ का जो न्यायालय है, वहाँ का जो सिविल न्यायालय है, वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। अब इसमें आगे बता रहा है, इसमें आगे कह रहा है कब कब कर सकते हैं केस फाइल, तो इसमें बता किसी न्यासी को हटाने की डिग्री के लिए कर सकते हैं, नए न्यासी की नियुक्ति के लिए कर सकते हैं, न्यासी की संपत्ति को निहित करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे न्यासी को जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है उसके अपने कब्जे के किसी न्यास संपत्ति को कब्जा व्यक्ति को जो उस संपत्ति के कब्जे का हकदार है प्रदान करने के निर्देश देने के लिए कर सकते हैं। लेखा जांचों में निर्दिष्ट डिग्री के लिए कर सकते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, इस पे केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बता रहा, तो 94 क्या आता है, लोक पूर्त कार्य। तो ये कह रहा है या तो धार्मिक प्रकृति के कार्य या धार्मिक न्यासभंग से संबंधित कोई मामला है, वहाँ महाधिवक्ता कर सकता है या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति लेकर केस फाइल करते हैं, केस फाइल कर सकते हैं लोक पूर्त कार्य के लिए। और ऐसे न्यायालय में जहाँ, और कहाँ फाइल करेंगे, जहाँ ऐसे न्यायालय जहाँ न्याय की विषय वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, वहाँ केस फाइल कर देंगे। अब आगे देखते हैं, आगे आ जाता है 93। अब 93 तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब हम देखते हैं आगे 96 बताता अनुपूरक कार्रवाइयाँ। ये अनुपूरक कार्रवाइयाँ 95 और 94, इसमें 2 सेक्शन आते हैं और दोनों ही सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 6 देखते हैं, अनुपूरक कार्रवाइयाँ। इसमें हम देखते हैं 94 कहता है अनुपूरक कार्रवाइयाँ न्याय के उद्देश्य का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित है हो। अब न्यायालय को लग रहा है कोई ऐसा कार्य है जो मतलब न्यायालय न्यास के उद्देश्य को कोई विफल उद्देश्य हो रहा है, उसे सही करने के लिए क्या कर रहा है, न्यायालय कुछ शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कुछ कार्रवाइयाँ कराता है, वो बताया गया है। तो इसमें पहला बताता है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी। अगर न्यायालय को लग रहा है कोई मैटर ऐसा है जिसमें निर्णय से पहले गिरफ्तारी करानी है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, तो न्यायालय क्या करा सकता है, तो वो न्यायालय ये बता रहा है पहला पॉइंट, तो न्यायालय निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी करा सकता है। तो ये कह रहा है प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसके इस बात के हेतु दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उस अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए वारंट निकाल सकेगा, और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा। और न्यायालय को लग रहा है निर्णय होने से पहले गिरफ्तारी करनी चाहिए, और कोई ऐसी कंडीशन है तो न्यायालय करा सकता है। ये पहला पॉइंट बता रहा है। दूसरा पॉइंट बता रहा है निर्णय पूर्व कुर्की। तो ये निर्णय पूर्व कुर्की बता रहा, मतलब निर्णय से पहले ही कुर्की कराना। न्यायालय को लग रहा है कोई संपत्ति ऐसी है, अगर निर्णय आएगा तब तक वो व्यक्ति बेच देगा या प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देगा, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे निर्णय से पहले ही कुर्क करवा लेगा। तो ये बताता है प्रतिवादी को अपनी संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की को आदिष्ट कर सकेगा। ये पॉइंट बता रहा है 2। अब पॉइंट आ जाते हैं सी पर। सी कह रहा है अस्थायी व्यादेश, इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है अस्थायी व्यादेश अनुरोध कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में जिसमें दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द
कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है, अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि कोई जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा तब तक वो व्यक्ति उस किसी चीज़ के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा, इंटरिम ऑर्डर दे देगा। ठीक है, अब ये आ जाता है, अब आ जाता है डी में बता रहा है रिसीवर की नियुक्ति के बारे में बता रहा है। कह रहा है किसी संपत्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति कुर्क करने और उसका विक्रय करने उसके कर्तव्यों का पालन करा सकेगा। और न्यायालय को लग रहा है कोई रिसीवर नियुक्त कर देना चाहिए किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो न्यायालय क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर देगा। ये डी बता रहा है। अब ई पे आ रहे हैं, तो ई बताता है अंतर्वर्ती आदेश के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है जहाँ न्यायालय उचित समझे वहाँ ऐसा आदेश दे सकेगा। ये लग रहा है ऐसा अन्य अंतर्देशीय आदेश कर सके जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण लगे। तो ये पॉइंट दे रखे हैं। तो ये बताते हैं पॉइंट 94 के बारे में। और 94 बताता अनुपूरक कार्रवाइयाँ। अगर न्यायालय को लग रहा है कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी हैं, न्यायालय को लग रहा है ये आवश्यक है, इन्हें कर देना चाहिए, और नहीं तो न्याय के लिए ये आवश्यक है, तो इन कार्रवाइयों को न्यायालय कर सकता है। इन्हें कहते हैं हम अनुपूरक कार्रवाइयाँ। इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट में बताता है इनमें पहले पॉइंट में बताता है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी। मतलब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति भाग जाएगा या कहीं चला जाएगा, तो न्यायालय क्या कह रहा है, निर्णय से पूर्व उसकी गिरफ्तारी करा लेगा। पहले पॉइंट में भी बता रहा है निर्णय पूर्व कुर्की। न्यायालय को लग रहा है जब तक न्याय होगा तब तक वो प्रॉपर्टी को किसी को बेच सकता है या किसी के नाम में ट्रांसफर कर सकता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को निर्णय पूर्व कुर्की करा सकता है। सी बता रहा है अगर न्यायालय को लग रहा है कि किसी व्यक्ति को न्याय के लिए जरूरी है अस्थायी व्यादेश देना, तो न्यायालय क्या करेगा, फाइनल डिसीजन आने से पहले इंटरिम ऑर्डर दे देगा। फिर आगे आ जाता है डी में। तो डी बता रहा है रिसीवर की नियुक्ति। न्यायालय को लगता है किसी प्रॉपर्टी के लिए कुर्की वगैरह कराने के लिए, विक्रय कराने के लिए या कोई कर्तव्य उसका पालन कराने के लिए रिसीवर की नियुक्ति आवश्यक है, तो न्यायालय क्या करेगा, रिसीवर की नियुक्ति करा देगा। ई बता रहा है अंतर्वर्ती आदेश। अगर न्यायालय को लग रहा है किसी मैटर में अंतर्वर्ती आदेश देना आवश्यक है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे अंतर्वर्ती आदेश दे देगा। अब आ जाते हैं 95 बताता है अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। अगर लग रहा है न्यायालय ये कह रहा है 95 में ये कह रहा है कि अपर्याप्त आधार है, मतलब कोई आधार नहीं है, फिर भी क्या कर दिया, गिरफ्तारी करा दी है या कुर्की करा दी है या व्यादेश अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिकर, तो उसके लिए फिर प्रतिकर लगा जाएगा। किसी व्यक्ति को आपने अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी करा दी है, कुर्की करा दी है, तो फिर क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेगा, प्रतिकर लगाएगा। तो कह रहा है जहाँ किसी बात में जिसमें इसमें ठीक पहले की धारा के अधीन कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है, अस्थायी व्यादेश दिया गया है, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के आवेदन अपर्याप्त आधारों पर किया गया है। अगर न्यायालय को लग रहा है कोई अपर्याप्त आधारों पर किसी व्यक्ति के प्रति उसको गिरफ्तार करा दिया है या कुर्की करा दी है, वादी या वाद असफल हो जाता और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके असंसित किए जाने के लिए कोई उपयुक्त अधिसंभाव्य आधार नहीं था, वहाँ प्रतिवादी न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्वारा 50,000 रुपये, कितने, 50,000 रुपये से अनधिक इतनी रकम वादी को विरुद्ध अधिनिर्धारित कर सकेगा जितना वह प्रतिवादी के प्रति उसके द्वारा व्यय के लिए या उसे क्षतिपूर्ति के ऐसे जिसके प्रतिष्ठा की हुई क्षति भी युक्त प्रतिकर समझे, परंतु न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा में अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्धारित नहीं करेगा। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है, ये 95 ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है किसी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है या कुर्की है अपर्याप्त आधारों पर करा दी गई है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे प्रतिकर दिलाएगा। और कितना दिलाएगा, 50,000 रुपये तक दिला सकता है। ये कह रहा है तुम्हारा 95। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाता है पार्ट 7 बताता है अपील के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सेक्शन है 96 से, एक मिनट, ये पार्ट है 7 अपीलों के बारे में बताता है। इसमें जो सेक्शन है 96 से 112 तक। तो इसमें देखते हैं पहला 96 कहता है
मूल डिग्रियों की अपील है। तो ये अपीलों के बारे में बता दो। तो पहला बता रहा है 96 मूल डिग्री की अपील कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तस्में प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिग्री की जो आरंभिक अधिकारता या प्रयोग करने वाली किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील इस उस न्यायालय में होगी जो उस ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत हो। तो ये कह रहा है प्रत्येक डिग्री को अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालयों की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत हो, मतलब न्यायालय ने उसे शक्ति दे रखी है कि आप इनकी क्या अपील सुनेंगे, तो उसी में होगी जैसे शक्ति दी गई है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है एक पक्षीय पारित मूल डिग्री की भी अपील हो सकती है। जो अगर कोई एक पक्षीय पारित डिग्री कर दी गई है तो उसकी भी अपील की जा सकती है, ये कह रहा है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है पक्षकारों की सहमति से पारित डिग्री की अपील नहीं होगी। अगर किसी ने क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब कह रहे हो कि नहीं हम अपील में जाएंगे, तो आप अपील में नहीं जा सकते। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिग्री से कोई अपील यदि ऐसी डिग्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही अपील की जा सकती है। अब ये कह रहा है कोई केस ऐसा है जो 10,000 रुपये से अधिक की डिग्री नहीं है उसमें, तो अपील केवल विधि के प्रश्न के संबंध में होगी। कोई वृद्धि का प्रश्न हो तो आप अपील कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये बताता है 96। तो 96 में 4 पॉइंट दे रखे हैं। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट ये कह रहा है प्रत्येक डिग्री की अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत हो, मतलब उस पर अधिकार हो। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है एक पक्षीय मूल डिग्री की भी अपील हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, फिर वो कह रहा है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया पहले, अब कह रहा है नहीं अपील में जाएंगे, तो अपील में नहीं जा सकता। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कोई लघुवाद न्यायालय की ऐसी कोई डिग्री है जो 10,000 रुपये तक की है, तो आप उसमें अपील नहीं कर सकते, केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही अपील कर सकते हैं। ये बताता है 96। अब आ जाते हैं हम 97 में। 97 कह रहा है यदि 97 कह रहा है जहाँ प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की गई है वहाँ अंतिम डिग्री की अपील। तो ये अगर किसी ने प्रारंभिक डिग्री आई थी उसकी अपील नहीं की गई, अब वो अंतिम डिग्री की अपील कर रहा है, तब क्या कह रहा है, तो न्यायालय ये कह रहा है जहाँ इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिग्री से व्यतीत कोई पक्षकार ऐसी डिग्री की अपील नहीं करता है, वहाँ वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिग्री विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने को प्रवृत्त रहेगा। ये 97 ये कह रहा है कि यदि कोई पक्षकार प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं करता है तो उसकी शुद्धता के विषय में अंतिम डिग्री के विरुद्ध की गई अपीलों में विवाद नहीं कर सकता। तो यही कह रहा है अगर प्रारंभिक डिग्री आ गई थी तो अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम थी तो आप क्या कर सकते थे, अपील में जा सकते थे। आप जो फर्स्ट डिग्री आई उसके मैटर में आप अपील में नहीं गए, आप नहीं गए, अब फाइनल डिग्री आ गई, अब आप सेकंड फर्स्ट डिग्री की भी अपील करेंगे तो आप फिर नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है अगर जो प्रारंभिक डिग्री है उसकी अपील आपको तभी करनी चाहिए थी। अब जब फाइनल डिग्री आ गई है, अंतिम डिग्री आ गई है, उसमें वो बात को आप नहीं उठा सकते। तो ये कह रहा है 97। तो 97 कह रहा है यदि प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की गई है तो आप जो फाइनल जो डिग्री है उसकी अपील में जाएंगे, तब आप उन विवादों को नहीं नहीं कह सकते या उनके लिए अपील नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है यदि कोई पक्षकार प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं करता है तो उसकी शुद्धता के विषय में अंतिम डिग्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद नहीं कर सकता। ये बताया गया है 97 में। अब आ जाते हैं 98। 98 कह रहा है 98 कह रहा है जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायालयों द्वारा सुनी जाए। अब कोई अपील ऐसी है जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायालयों द्वारा सुनी जाए, वहाँ भी निश्चय कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायालय के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है वहाँ अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या की यदि कोई हो राय के अनुसार होगा। तो ये 98 का पहला पॉइंट ये कह रहा है यदि कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है तो अपील का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत के निर्णय के आधार पर होगा। अगर जित बहुमत होगा वही निर्णय मान लिया जाएगा। तो ये कह रहा है 98। तो 98 ये कह रहा है यदि कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों ने सुनी है, अब न्यायाधीशों का बहुमत होगा जिस निर्णय में वही निर्णय मान लिया जाएगा कि ये सही है।
अब आगे, जहाँ ऐसा बहुसंख्य नहीं है जो अपीली डिग्री की फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है, वहाँ ऐसी डिग्री पुष्ट कर दी जाएगी। अब इसमें परंतु दे रखा है, ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यदि न्यायाधीश समसंख्या में है तथा उनकी उनकी राय, हाँ ये कह रहा है परंतु में अगर कोई न्यायाधीश हैं जो समसंख्या में है, समान संख्या में, जैसे 4 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया, 2 न्यायाधीश कह रहे हैं ये निर्णय ये वाला सही है, 2 कह रहे हैं ये वाला सही है, तो समसंख्या में है, तो कह रहा है यदि न्यायाधीश समसंख्या में है तथा उनकी राय बराबर है तो अपील अन्य न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाएगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, उससे बड़ा जो न्यायाधीश होगा उसके पास लेके जाएंगे, वो जिसका बहुमत कर देगा वही निर्णय मान लिया जाएगा। ये बता रहा है आपका 98। तो 98 बताता है जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है यदि कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है तो अपील का विनिश्चय न्यायाधीशों के बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। अब इसका परंतु ये बता रहा है यदि न्यायाधीश समसंख्या में है, मतलब 4 न्यायाधीशों ने सुना है जैसे, तो 2 न्यायाधीश कह रहे हैं ये निर्णय सही है, 2 कह रहे हैं ये निर्णय सही है, तो अब किसका मान्य हो, तो ये कह रहा है उनसे बड़ा जो भी न्यायाधीश होगा उसके पास जाएंगे, वो जिसको बहुमत दे देगा वही निर्णय फाइनल हो जाएगा। तो ये बताता है सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम आगे। अब 100 देखते हैं हम। 100 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द्वितीय अपील के बारे में बताता है कि सेकंड अपील कैसे होगी। तो ये कह रहा है सेकंड अपील, तो कह रहा है इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से संबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्विलित है। तो ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील हो सकेगी। तो द्वितीय अपील हमेशा कहाँ होगी, तो ये कह रहा है द्वितीय अपील हमेशा हाई कोर्ट में की जाएगी। पहला पॉइंट। फिर कह रहा है एक पक्षीय पारित अपील डिग्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। तो एक पक्षीय पारित कोई डिग्री है उसकी भी अपील की जा सकेगी। फिर कह रहा है इस धारा के अधीन अपील में अंतर्गत विधि के उस सारमान प्रश्न के अपील के ज्ञापन प्रातित कथित किया जाएगा। तो ये कह रहा है उस मामले में विधि का कोई सारमान प्रश्न है उस पर भी अपील की जा सकती है। फिर आ जाते हैं आगे। आगे पॉइंट कह रहा है जहाँ उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अंतर्गत है, वहाँ उस प्रश्न को बनाएगा। अगर सारवान प्रश्न है न्यायालय को लग रहा है तो न्यायालय क्या करेगा, उस सारवान विधि का प्रश्न अंतर्गत है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा कि ये प्रश्न पर भी अपील होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं लास्ट। अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि उसमें मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्गत नहीं है। तो प्रतिवादी को भी क्या करेगा, प्रतिवादी को भी मौका दिया जाएगा कि वो भी अपनी बात कहे। ठीक है। और उस जो प्रश्न बनाया गया है जिस पर अपील की गई है उस अपील के बारे में जो अपनी प्रतिरक्षा दे सकता है तो वो प्रतिवादी दे सकेगा। ये बता रहा है पॉइंट 5। अब इसमें एक परंतु है। परंतु ये कह रहा है परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाए कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सार्वजनिक प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर इस समय मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्गत है, न्यायालय की कारणों की लेखबद्ध करने की अपील सुनने की शक्ति वापस लेता है या अन्यून करता है। ठीक है। तो अब ये 100 देख लेते हैं दोबारा। तो 100 में द्वितीय अपील के बारे में कहा गया है और द्वितीय अपील में ये कहा गया है जो सेकंड अपील होगी वो हमेशा कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील हो सकेगी। फिर कह रहा है उस मामले में विधि का प्रश्न धारवान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है एक पक्षीय पारित डिग्री की अपील इस धारा में हो सकती है। फिर आगे कह रहा है जो द्वितीय अपील होगी वो हमेशा हाई कोर्ट में की जाएगी। अब आ जाते हैं 100A। 100A। तो 100 ये कह रहा है कुछ मामलों में अपील नहीं होगी। कुछ मामलों में अपील नहीं होगी। कौन कौन से मामले उनमें अपील नहीं होगी, तो ये कह रहा है
किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटेंट पेटेंट में या विधि का बल रखने वाले किसी लिखित में या तत्सम प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी मूल या अपील डिग्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता, वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिग्री से आगे कोई अपील नहीं होगी। तो ये कह रहा है 100A, यदि मूल डिग्री की सुनवाई का विनिश्चय किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया है तो उसके आगे कोई अपील नहीं की जाएगी। ये कह रहा है 100A। अब आ जाता है 101। अब ये कह रहा है द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर नहीं होगा। तो जो द्वितीय अपील होगी तो जो 100 में पॉइंट बताए गए हैं उनके आधार पर ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी द्वितीय अपील। फिर आ जाते हैं 102। 102 ये कह रहा है किसी डिग्री में, तो ये कह रहा है कतिपय मामले में आगे द्वितीय अपील ना होगी। अब किन मामलों में द्वितीय अपील नहीं होगी वो बताता है 102। तो ये कह रहा है किसी डिग्री में कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपये से अधिक धन की वसूली की नहीं है। तो ये कह रहा है कि द्वितीय अपील नहीं होगी। कब नहीं होगी? अगर कोई डिग्री ऐसी है जो 25,000 से कम के पैसे की है तो फिर द्वितीय अपील नहीं होगी। अब आ जाते 103 में। 103 कह रहा है 103 कह रहा है तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये कह रहे जो तथ्य है, विवादक तथ्य, उनका निर्धारण करने की शक्ति हाई कोर्ट में है। तो ये कह रहा है यदि अभिलेख में यह साक्ष्य अपर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवादिक अवधारित कर सकेगा जो निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नहीं किया गया है। अथवा बी कह रहा है धारा 100 में यथाविष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालय द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है। ये बताता है बी। तो ये कह रहा है, तो ये 103 कह रहा है ये 103 तथ्य विवादों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ये मतलब ये है कि जो 100 के अपवाद बता रहा है कि 100 के जो अपवाद कहाँ है वो 103 में, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। तो ये कहता है तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। पहला पॉइंट कह रहा है यदि पर्याप्त साक्ष्य हो तो उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में मामले के निपटारे के लिए विवादक अवधारित कर सकेगा जो निचले न्यायालय द्वारा अवधारित नहीं किया है। अगर न्यायालय को लग रहा है कोई पॉइंट ऐसे है जिन्हें निचले वाले न्यायालयों ने नहीं विवादक अवधारित नहीं किए, अवधारित नहीं किए, तो क्या करेगा? हाईकोर्ट कर देगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये कह रहा है धारा 100 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्न को गलत तरीके से अवधारित किया गया है, तब भी क्या करता है? धारा 100 में यथाविष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालय द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा? हाईकोर्ट उसे सही कर देगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। अब आ जाते हैं आगे 104। 104 बताता है वे आदेश जिनकी अपील होगी। कौन कौन से आदेश हैं उनकी अपील हो सकेगी। तो इसमें कुछ पॉइंट कुछ बताए गए हैं सेक्शन और कुछ ऑर्डर जिनकी अपील हो सकती है उनके बारे में बताया गया है। इसमें पहला बताता है जो 35A है ऑर्डर, उसकी क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। फिर आगे बता रहा है सेक्शन 91, 92 की भी अपील हो सकती है। फिर आगे बता रहा है सेक्शन 95 है उसके भी अपील हो सकती है। 95 के अधीन जो ऑर्डर है उसकी भी अपील हो सकती है। फिर आगे बताता है कोई भी ऐसा आदेश जो जुर्माना लगाता है या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है जो डिग्री के निष्पादन में नहीं है, उसकी भी क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। फिर आगे बताता है ऐसा आदेश जिसकी अपील विधि द्वारा अनुज्ञात है, और किसी विधि ने कह दिया है हाँ इसकी अपील की जाएगी तो उसकी भी फिर अपील हो सकती है। फिर आगे बता रहा है अपील में पारित आदेश की द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। पर ये पॉइंट लास्ट वाला ये बता रहा है लास्ट पॉइंट ये बता रहा है अपील में पारित कोई अपील है उसमें कोई ऑर्डर पारित किया गया उसकी अपील नहीं होगी। तो सीधा सीधा ये जो ऑर्डर है उसकी सेकंड अपील नहीं हो सकती।
तो ये बता रहा है 104 में, 104 में बता रहा है, पहला पॉइंट बता रहा है 135 के अधीन जो ऑर्डर है उसकी भी अपील हो सकती है। सेक्शन 91 92 है उनकी भी अपील हो सकती है। फिर है सेक्शन 95 है उसकी भी अपील हो सकती है। फिर आगे बता रहा है कोई भी ऐसा आदेश जो जुर्माना लगाता है या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट कर सकता है जो डिग्री के निष्पादन में नहीं है, उनकी भी अपील हो सकती है। कोई ऐसा आदेश है जिसकी अपील विधि द्वारा अनुज्ञात है, विधि ने कह दिया है हाँ इसकी अपील होनी चाहिए, तो उसकी भी अपील हो सकती है क्योंकि वो विधि में बताई गई है, लॉ में। और फिर बता रहा है जो कोई अपील में पारित कोई ऑर्डर है उसकी द्वितीय अपील नहीं हो सकती। अब आ जाओ 105 अन्य आदेश के बारे में बता रहा है। अब आ जाते हैं हम 106 में। 106 इम्पोर्टेंट है, कौन से न्यायालय अपील सुनते हैं। 106 तो कह रहा कौन से न्यायालय अपील सुनते हैं, तो कह रहा जहाँ किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है, जहाँ किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है वहाँ वह उस न्यायालय में होगी जिसमें उस बाद की डिग्री की अपील होती है जिसमें ऐसा आदेश किया गया है, या जहाँ ऐसे आदेश अपील अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय नहीं है किया जाना वह उच्च न्यायालय होगी। तो ये कह रहा है कौन सी अपील कहाँ होगी, तो ये कह रहा है और जहाँ पर अपील नॉर्मल जो मैटर है उनकी अपील जहाँ होती है तो वहाँ होगी। अगर जैसे जैसे लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट की अपील कहाँ होगी, लोअर कोर्ट की अपील होगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट की फिर कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। तो ये बता रहा है वैसे ही अपील होगी जैसे लॉ में बताई गई है। अब देखते हैं आगे 107। 107 बताता है अपील न्यायालय की शक्तियाँ, ये बताता है 107 अपील न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ होंगी उसके बारे में बता रहा है। अपील न्यायालय की शक्तियाँ इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला बताता है क्लॉज ऐसे शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं अपील न्यायालय को यह शक्तियाँ होंगी। तो ये बता रहा है कि कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो इसमें पहला पॉइंट बताता है, तो इसमें पहला पॉइंट बता रहा है मामले का अंतिम रूप से निपटारा करना होगा। तो कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, तो न्यायालय को होगी कि जो अपील में आया है कोई व्यक्ति उसका जो मामला है उसका क्या करे अंतिम निपटारा करेगा, पहला पॉइंट बता दिया। सेकंड है मामले का प्रतिपेषण करने की भी शक्ति होगी अपील न्यायालय को। फिर थर्ड बताता है विवादक विरचित कर उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करना। और न्यायालय को लग रहा है कि नहीं इनमें ये पॉइंट और विवादक है, उन्हें क्या करेगा, उन्हें विरचित करके विचार ट्रायल का निर्देश दे देगा, ये भी न्यायालय की शक्ति है। फिर लास्ट बता रहा है जो शक्तियाँ इस संहिता द्वारा दी गई हैं वो शक्तियाँ न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियाँ होंगी जो साक्ष्य के लिए जरूरी है वो शक्तियाँ होंगी, ये बता रहा है डी। अब देखते हैं फिर सेकंड कह रहा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए अपील न्यायालय को वे शक्तियाँ होंगी और वह जहाँ तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय में संसिद्ध बाधाओं के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त है और उन्हें अधिरोपित किए गए हैं। तो सीधा पॉइंट ये है कि अपील न्यायालय की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये कह रहा है मामले को अंतिम निर्धारण करने की हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है मामले का प्रतिपेषण करने की हैं। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा विवादक विरचित करके उनका ट्रायल कराने की शक्तियाँ है। फिर बता रहा कोई अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति है। फिर जो शक्तियाँ इस संहिता द्वारा दी गई हैं या किसी और लॉ द्वारा दी गई हैं वो शक्तियाँ हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। हाँ तो ये बता रहा है अपीलीय डिग्री और आदेशों की अपीलों की प्रक्रिया। जो अपील है जो डिग्री है अपीलीय डिग्री और आदेशों की अपीलों की प्रक्रिया बता रहा है। तो कह रहा मूल डिग्रियों की अपीलों से संबंधित इस भाग के उपबंध जहाँ तक हो सके अपील डिग्रियों की अपील पर लागू होंगे तथा उन आदेशों की अपील को लागू होंगे जो इस संहिता के अधीन या ऐसी किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दिए गए हैं। कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं है। तो ये कह रहा है जो मूल डिग्री है उनकी अपीलों के लिए जो प्रक्रिया लगेगी वही आदेशों की अपील के लिए भी वही प्रक्रिया लगेगी। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो कोई मूल डिग्री आई है वो फिर मूल डिग्री की कहीं अपील की गई है तो जो प्रोसीडिंग के लिए जो नियम उसके लिए हैं वही आदेशों की अपील आएंगी उनके लिए है। अब आ जाते हैं आगे। ये बताता है 109 उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। तो ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपील होने की ये बारे में बताता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी, ये 109 में बताता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। तो कह रहा संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के प्रबंधों के और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालय में अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर बनाए जाए और इसके पश्चात अंतर्विष्ट बंदों के अधीन रहते हुए किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में के किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि। ये बता रहा है कौन कौन कब कब सुप्रीम कोर्ट में होंगी। तो पहला पॉइंट बता रहा है मामले में व्यापक महत्व का कोई सारवान विधिक प्रश्न अंतर्लित है, अगर कोई विधि का सारवान प्रश्न है तो होगी अपील। तो सेकंड बताता है उच्च न्यायालय की राय में इस प्रश्न का अवधारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि ये केस क्या है, इसके अपील इसमें जो फैक्ट हैं उनका विनिश्चय हाई सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये बता रहा है 109 कब हमारी सुप्रीम कोर्ट में अपील होंगी। तो पहला पॉइंट बता रहा है यदि मामले में कोई सारवान विधिक प्रश्न अंतर्लित है तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर बताता उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है। और हाईकोर्ट को लग रहा है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तो फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट पार्ट एक मिनट पार्ट 8 पर। तो अब हम पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 में बताया गया निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं पहला 113 सेक्शन बताता है उच्च न्यायालय को निर्देश। तो ये निर्देश के बारे में बताता है कि उच्च न्यायालय को निर्देश, तो ये बता रहा है उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं कोई भी न्यायालय मामले का कथन करने उस उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो क्या कह रहा है कोई भी न्यायालय किसी मामले में राय लेने के लिए उसे उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। ठीक है। अब इसमें परंतु भी दे रखा है। तो ये कह रहा है परंतु जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय में अंतर्गत किसी प्रबंध की विद्यमानता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्विलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनिमय या उपबंध अविद्यमान या अप्रवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा। तो ये बताता है 113 उच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में। तो ये कह रहा है कोई भी न्यायालय किसी मामले पर राय लेने के लिए अगर न्यायालय को लग रहा है कि इस मामले पे हमें हाई कोर्ट की राय ले लेनी चाहिए, तो क्या करेगा उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। यदि कोई बात जिसमें अपील नहीं होती या द्वितीय अपील नहीं होती या निष्पादन की कार्रवाई लंबित है, ऐसे बाद विधि का बल रखने वाली रूट से संबंधित प्रश्न है, सुनवाई करने वाले न्यायालय की ऐसे प्रश्न पर संदेह है तो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है 113 निर्देश के बारे में कह रहा है निर्देश हमेशा हाईकोर्ट को किया जाता है। अगर कोई ये इसका सीधा ये कह रहा है अगर कोई हाईकोर्ट से नीचे की कोर्ट है उसे लग रहा है तो कोई सारवान विधि का प्रश्न है जिसका डिसीजन जरूरी है उसे हाईकोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। लॉ का कोई सारवान प्रश्न है जिसका मिनिस्टर लॉ के द्वारा किया जाना चाहिए जो भी रूल इससे संबंधित है या कोई और फैक्टरों से संबंधित है, तो फिर क्या करेगा उस पर राय मांग लेगा हाई कोर्ट से। जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा अपना निर्देश दे देगा और हाई कोर्ट से तो ये तो कह रहा उच्च न्यायालय को निर्देश देना, ये बताता है 113। अब आ जाते हम 114 कह रहा पुनर्विलोकन के बारे में, पुनर्विलोकन के बारे में। तो ये कह रहा है पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे डिग्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, अगर उसकी अपील तो अनुज्ञात है पर उसकी अपील नहीं की गई है,
किसी ऐसी डिग्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है या फिर उसकी अपील नहीं हो सकती, अथवा ऐसे विनिश्चय से जो लघुवान न्यायालय के निर्देश हैं, या तो कोई लघुवान न्यायालय के निर्देश हैं, तब न्यायालय क्या करेगा, अपने को व्यथित मानता हुआ डिग्री पारित करने वाला आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विवेचन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सके जो वह ठीक समझे। तो ये हो गया पुनर्विलोकन के बारे में। तो 114 बताता है पुनर्विलोकन के बारे में, और इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला कह रहा है कोई ऐसी डिग्री या आदेश जिसकी अपील हो सकती है लेकिन अपील नहीं की गई है, या तो हो सकती थी अपील पर अपील नहीं की गई है। सेकंड पॉइंट कह रहा है ऐसी डिग्री या आदेश जिसकी अपील नहीं होती है, या तो अपील नहीं होती है उसकी। थर्ड कह रहा है न्यायालय के निर्णय से व्यथित कोई पक्षकार पुनर्विलोकन के लिए आवेदन लगा सकता है। न्यायालय से कह सकता है क्या कह रहे हो, आप एक बार मेरा ये दोबारा देख लो, जो निर्णय आया है। तो व्यथित पक्षकार क्या कह सकता है, इसे एक बार रिव्यू कर दो, पुनर्विलोकन कर दो। तो ये एप्लीकेशन लगा सकता है व्यथित पक्षकार। अब आ जाते हैं पुनरीक्षण के बारे में। एक 115 पुनरीक्षण। ये कह रहा है उच्च न्यायालय, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो हम सिंपल वे में इसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये कह रहा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चय किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवा सकता है जिसकी कोई अपील नहीं होती है, यदि उसे लगे कि अगर कोई हाई कोर्ट है, उसे कोई लग रहा है कोई मैटर ऐसा है जिसकी अपील तो नहीं हो सकती, पर न्यायालय को लग रहा है कि इसे मुझे अपने पास मंगा लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। तो न्यायालय क्या करेगा, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चय किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवा सकता है। अब कब मंगवा सकता है, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो कह रहा अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का सही प्रयोग नहीं किया है, तब न्यायालय से मंगा सकता है। कि क्या कर सकता है, एक बार न्यायालय कहेगा लाओ मैं देख लूँ, नीचे अगर उसे लग रहा है नीचे वाला कोर्ट क्या है, अपनी अधिकारता का प्रयोग सही नहीं कर रहा है, तो न्यायालय अपने पास मंगा सकता है मैटर, जो भी केस चल रहा है वो। फिर बता रहा है बी में, अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का प्रयोग करने में असफल रहा है। अगर न्यायालय को लग रहा है कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने अपने अधिकारता का प्रयोग करने में असफल रहा है, तब भी मंगा सकता है। फिर बता रहा है थर्ड पॉइंट में, अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का अवैध या अनियमित प्रयोग किया है। पर न्यायालय को लग रहा है कि कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने अपने जो शक्ति हैं उनका सही प्रयोग नहीं किया है, तो क्या करेगा न्यायालय, उच्च न्यायालय ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो न्यायालय क्या करेगा, अपने ऑर्डर करके अपने पास मंगा लेगा केस। ये हो गया हमारा पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण के बारे में क्या करा, पुनरीक्षण हमेशा हाई कोर्ट करेगा, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये कह रहा है, ये बता रहा है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जिन्हें लगता है न्यायालय उच्च न्यायालय को उनकी अपील नहीं हो सकती है, पर न्यायालय को लग रहा है ये सही नहीं हो रहे हैं कुछ फैक्टों से, तो न्यायालय क्या करेगा, अपने पास मंगा लेगा हाई कोर्ट पुनरीक्षण के लिए। कब मंगा सकता है, पहला कह रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का सही रूप से प्रयोग नहीं किया है, तब मंगा सकता है। अगर हाईकोर्ट को लग रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का प्रयोग करने में असफल रहा है, तब भी मंगा सकता है। फिर कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का अवैध या अनियमित प्रयोग किया है, तो क्या करेगा, तो उच्च न्यायालय ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अब आ जाते हैं आगे। अब आगे पार्ट 9 हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू दोस्तों।